हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल निर्मित न्यू केमिस्ट्री क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज की इस इम्पॉर्टेंट क्लास में हम आपको पढ़ाने वाले हैं उपसय संयोजी यौगिक चैप्टर का एक विशेष टॉपिक, जिसको हम लोग IUPAC के नाम से जानते हैं। IUPAC टॉपिक में बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को IUPAC टॉपिक को बेहतर ढंग से समझाकर बता दिया जाए। तो स्टूडेंट्स, IUPAC अभी तक हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में या ऑर्गेनिक वाले चैप्टर में पढ़ते थे। कार्बन की सीरीज होती थी और कार्बन के उससे हम लोग पढ़ते थे, लेकिन यहाँ पर कार्बन की सीरीज वाला नहीं IUPAC, ये कोऑर्डिनेशन नंबर कंपाउंड का IUPAC। तो पहले आप इस बात को समझ लीजिए कि ये हो सकता है कि आपके लिए बिल्कुल नया हो। तो स्टूडेंट्स, इसमें आपको बता दें कि IUPAC पढ़ाने से पहले सबसे पहले उपसय संयोजी यौगिक के बारे में जान लेते हैं। चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से है, तो आपको बता दें उपसय संयोजी यौगिक वह यौगिक होता है जिनमें क्या होता है कि वो अपनी अवस्था को, ठोस अवस्था को बनाए रखता है और उस ठोस अवस्था से वो चेंज नहीं होना चाहता है। अब हम दूसरी भाषा में बताते हैं, ये एक आपका संकुल यौगिक होता है, ये एक जटिल यौगिक होता है जिसको हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी बोलते हैं, जैसे पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4 या फिर CN6। इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाते हैं। आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है? उपसय संयोजी बंध। उपसय संयोजी बंध क्या होता है? उपसय संयोजी बंध में दो एटम होते हैं A एंड B, जिसमें एक एटम का अष्टक पूर्ण रूप से भरा होता है, दूसरे एटम का अष्टक पूर्ण रूप से भरा नहीं होता। तो करता क्या है, जो पहला एटम होता है वो अपने पूरे इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम B को दे देता है, जिससे उनके बीच एक बंध बनता है जिसको उपसय संयोजी बंध कहते हैं, और इससे बने यौगिकों को उपसय संयोजी यौगिक कहते हैं। अब IUPAC की बात रही स्टूडेंट्स, अब जैसे आपके सामने मैं एग्जांपल लिख दूं K4 FeCN6 का IUPAC नाम लिखो। अब आप इसके बारे में कुछ जानते ही नहीं तो आप क्या लिखेंगे? तो सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी ऐसी चीजें होती हैं IUPAC सीखने से पहले। तो ये जो आप देख रहे हो, ये एक आपका संकुल यौगिक है, यही आपका उपसय संयोजी यौगिक है, राइट। उपसय संयोजी यौगिक में जो बड़ा ब्रैकेट वाला एरिया होता है, आपको बता दें, एक होता है कोऑर्डिनेशन एरिया और एक होता है आयनिक एरिया। ये जो एरिया देख रहे हैं ये कोऑर्डिनेशन एरिया है, ये आयनिक स्फीयर है, जो बाहर होता है वो आयनिक स्फीयर होता है। ब्रैकेट का जो पहला मेटल होता है वो सेंट्रल मेटल होता है। क्या होता है? सेंट्रल मेटल। एंड उसके साथ ब्रैकेट के अंदर उसके साथ जुड़ी हुई अन्य चीजें लिगेंड्स होती हैं। क्या होती हैं? लिगेंड्स होती हैं, और ये आयनिक स्फीयर के अंतर्गत आता है, पहले हो या बाद में हो ब्रैकेट में। तो ये सारी चीजें क्लियर, मतलब पहला जो एलिमेंट हो या बाद में एलिमेंट हो, उस पहले और बाद के एलिमेंट को आयनिक क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं, और ब्रैकेट वाले एरिया को हम उपसय संयोजी क्षेत्र कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंतर्गत रखते हैं। और इसमें जो पहला एलिमेंट होता है वो सेंट्रल मेटल होता है, केंद्रीय धातु होता है, और उसके साथ जुड़े हुए अन्य एलिमेंट्स जो होते हैं वो लिगेंड्स का वर्क कर रहे होते हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा, सर हमने कभी लिगेंड्स नहीं सुना है। तो स्टूडेंट्स, मैं धीरे धीरे सारा डाउट आपका क्लियर कराता जाऊंगा। तो अभी तो ये शुरुआत हुई है। K4 FeCN6 इसको हम संकुल यौगिक या जटिल यौगिक के नाम से जानते हैं। सेंट्रल मेटल कौन सा होता है? जो ब्रैकेट का पहला एलिमेंट होता है, इसी की ऑक्सीडेशन नंबर वैल्यू निकालनी होती है। तो स्टूडेंट्स, हम आज सबसे पहले क्या करेंगे, अभी हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर वैल्यू के बारे में सीखेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर वैल्यू किसी भी एलिमेंट का अगर निकालना है तो किस रूल से दिख। तो मैं कुछ रूल अभी बता रहा हूं, पहले ऑक्सीडेशन नंबर सीख लेते हैं, फिर लिगेंड्स के नाम सीख लेते हैं। जब नाम हमको सब क्लियर हो जाएगा तब IUPAC नेम लिखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले ऑक्सीकरण संख्या का रूल सीखते हैं, जो कि फर्स्ट क्लास में। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको बता रहा हूं ऑक्सीकरण संख्या के बारे में। तुरंत स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। स्टूडेंट्स, ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के नियम में मैंने पहला रूल यहाँ पे लिख रखा है, स्वतंत्र अवस्था में किसी भी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या का मान 0 होता है। अब स्वतंत्र एलिमेंट कैसे होगा? जैसे H2 लिखा है, ये स्वतंत्र है। अगर इसमें H2O लिख दे, कंपाउंड बन गया, स्वतंत्र नहीं है। Cl2 है, स्वतंत्र है, इसमें कोई दूसरा एलिमेंट इंक्लूड नहीं है। अब संख्या कितनी भी हो, कोई लेना देना नहीं। फ्री एलिमेंट का मतलब होता है वही एलिमेंट हो, संख्या कोई कितनी भी हो। दूसरा है, प्रथम वर्ग की क्षारीय धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या का मान +1 होता है। लीना की रफ से फरियाद, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। फर्स्ट ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स इन एल्कलाइन मेटल्स, जो एस ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं फर्स्ट ग्रुप में, वो एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन नंबर वैल्यू +1 होती है। और दूसरा है, द्वितीय वर्ग सेकेंड ग्रुप में
बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम, रेडियम, बेटा, मागे, कार, स्कूटर, बाप, राजी, इन सभी की +2 होती है। ऑक्सीजन की नॉर्मल ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है, पराऑक्साइड में -1, सुपर ऑक्साइड में -1। अब कहोगे सर पराऑक्साइड क्या होता है? जब 2 ऑक्सीजन पास पास होते हैं। सुपर ऑक्साइड क्या होता है? जब 3 ऑक्सीजन पास पास होते हैं। हाइड्रोजन परिवार के तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या का मान प्रायः नॉर्मली -1 होता है, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आगे का रूल बताते हैं हम। उदासीन, अब देखिए यहाँ पे उदासीन तक मैंने लास्ट में लिखा हुआ है। पहला है कि सल्फर की नॉर्मल ऑक्सीकरण संख्या का मान +6 होता है, सामान्य ऑक्सीकरण संख्या +6 होती है। किसी भी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या का मान उस पर उपस्थित आवेश के बराबर होता है। आपको मैं बता दूं, जैसे SO4 डबल माइनस लिखा है तो डबल माइनस का मतलब इसकी ऑक्सीकरण संख्या -2 होगी, ऑक्सीडेशन नंबर वैल्यू -2। PO4 ट्रिपल माइनस है तो -3 हो जाएगी, Al ट्रिपल प्लस है तो +3 हो जाएगी, NH4+ है तो +1 हो जाएगी, Na+ है तो +1, Mg++ है +2, Cn- है तो -1। तीसरा है उदासीन यौगिकों की ऑक्सीकरण संख्या का मान 0 होता है, जैसे NH3, H2O, CO, एथिलीन, डाइएमीन, पिरिडीन दिख जाए तो तुरंत आप 0 करिएगा। तो इस तरीके से ऑक्सीकरण संख्या के रूल है। अब हम आपको निकालना सिखाते हैं, कैसे निकालते हैं, ठीक है? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं आपको उदाहरण द्वारा समझाता हूँ। स्टूडेंट्स आपके सामने 2 एग्जाम्पल है। पहला एग्जाम्पल है AgNH3 का होल ट्वाइस प्लस, दूसरा है NiCN का होल 4 -2। अब देखिए इस तरीके से पेपर में आएगा और आपको वहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए नहीं बोलेगा, वहाँ पर बोलेगा कि IUPAC नाम लिखिए, IUPAC नेम क्या होगा। तो ऑक्सीकरण संख्या का रोल क्या है कि केंद्रीय धातु जो होता है, सेंट्रल मेटल होता है, उसी के तुरंत बाद ऑक्सीडेशन नंबर वैल्यू रखते हैं। तो जिसका रखते हैं तो उसका हम ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं। सेंट्रल मेटल का निकाला जाता है। सेंट्रल मेटल कौन होता है? बड़ा ब्रैकेट का पहला एलिमेंट्स। तो इसको हम क्या करेंगे? x मानेंगे। दूसरे तत्व में जाने से पहले प्लस, हम क्या सिखाने जा रहे हैं अभी? ऑक्सीकरण संख्या निकालना। तो x प्लस NH3 का होल ट्वाइस, उदासीन होता है, मैंने अभी लास्ट में रूल लिखाया था, तो उदासीन का 0 होता है, बराबर में आवेश है तो +1, ये पूरा 0 हो गया तो यहाँ पे 1 आ गया। लेकिन यहाँ जब IUPAC में लिखते हैं तो हम 1 2 3 नहीं लिखते, रोमन भाषा का यूज करते हैं। जैसे NiCN का होल 4 है तो NiCN का होल 4 में इसको मानेंगे x, दूसरे एलिमेंट में जाने से पहले प्लस, फिर लिखेंगे 4, CN का होता है -1 इज इक्वल टू -2, प्लस माइनस माइनस 4 1 जा 4, -2 उधर जाएगा +4, 4 -2 इज इक्वल टू, इसको रोमन भाषा में क्या लिखेंगे? सेकेंड। तीसरा जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा K4 या फिर CN का होल 6, राइट? इसमें पहला एलिमेंट जो ब्रैकेट का पहला एलिमेंट है उसका निकालना है। तो इसका निकालने के लिए हम इसको पोटेशियम को जानेंगे। पोटेशियम प्रथम वर्ग का होता है, फर्स्ट ग्रुप का, उसमें +1 होता है। 4 पोटेशियम तो प्लस का 4 होगा। दूसरे एलिमेंट में जाने से पहले प्लस, जिसका निकाला उसको x, दूसरे में जाने से पहले प्लस, CN का होता है -1 इज इक्वल टू 0, 4 + x + माइनस 6 1 जा 6 इज इक्वल टू 0, तो 4 - 6 इज इक्वल टू -2, देन x इज इक्वल टू 2, रोमन लैंग्वेज लिखेंगे तो सेकेंड। तो आपने क्या देखा? जब चार्ज था तो बराबर में चार्ज रख रहे थे, अगर प्लस था तो +1 रखा था, माइनस था तो -2 रखा था, जब कुछ नहीं था तो बराबर में 0 रखा था। उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरीके अन्य ऑक्सीकरण संख्या के रूल को समझ जाएंगे। तो ऑक्सीकरण संख्या ज़्यादा मैटर नहीं करती। अब है लिगेंड्स के नाम मैटर करते हैं। अब हमको लिगेंड्स पढ़ाएंगे कि कौन कौन से लिगेंड के क्या नाम होते हैं। अभी मैं लिख रहा हूँ, आप लोग उसको नोट कर लें, फिर मैं IUPAC आपको बताता हूँ। इसको आप नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। कुछ ऋणात्मक लिगेंड है, ये निगेटिव लिगेंड्स है। आपको बता दें लिगेंड कई टाइप्स के होते हैं, ऋणावेशित होते हैं, निगेटिव होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। और दाता परमाणुओं में एक दंतुक होता है, मतलब एक दाता परमाणु होता है, ओनली वन मतलब डोनेटर होता है, डोनेटर इलेक्ट्रॉन होता है। और बाइडेंटेट होता है, द्विदंतुक होता है, ट्राइडेंटेट होता है, त्रिदंतुक होता है, ठीक है, क्वाड्राडेंटिक होता है, चतुर्दंतक होता है। ऐसे बहुत सारे दंतुक होते हैं जिसमें जितने दाता परमाणु उपस्थित होते हैं, डोनेटर वाले एटम से अवेलेबल होते हैं इलेक्ट्रॉन, तो उसी के अनुसार नाम पड़ जाता है। फिलहाल अभी हम यहाँ पे ऋणात्मक लिगेंड्स बता रहे हैं। ऋणात्मक लिगेंड्स में जिनके नाम के अंत में IDE होता है, IDE को हटाकर O जोड़ देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे लिखा है क्लोराइड, आप देख सकते हो कि IDE लगा है लास्ट में, तो यहाँ पे क्लोराइड को हम हटा के IDE हटा के क्लोरो कर दिए। तो यहाँ पर जब आप IUPAC नाम बोल रहे होंगे तो क्लोराइड नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे? क्लोरो बोलेंगे। जैसे ब्रोमाइड है, ब्रोमाइड का IDE हटा के क्या कर दिया गया? ब्रोमो कर दिया गया है। फ्लोराइड है, फ्लोराइड का IDE हटा के फ्लोरो कर दिया गया है। आयोडाइड है, इसका IDE हटा के आयोडो कर दिया गया है। सल्फाइड है, IDE हटा के सल्फाइडो कर दिया गया है। नाइट्राइड है, IDE हटा के नाइट्राइडो कर दिया गया है। एंड साइनाइड है, इसका IDE हटा के साइनो कर दिया गया है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि समय बचे। दूसरा हम बता रहे हैं आपको।
अब स्टूडेंट्स देखिए, अगर नाम में लास्ट में ITE या ATE लिखा हो, ITE या ATE लिखा हो तो उसको हटाकर केवल O लगाते हैं। जैसे यहाँ कार्बोनेट है, 8 हटा के कार्बोनेटो, ऑक्सलेट है 8 हटा के ऑक्सलेटो, सल्फेट है तो 8 हटा के सल्फेटो, नाइट्रेट है तो 8 हटा के नाइट्रेटो। ठीक देखा ना आपने। अब देखो ITE भी आ, सल्फाइट तो सल्फेटो, सल्फाइटो, नाइट्राइट नाइट्राइटो, आर्थोनाइट्राइटो या फिर आर्थोनाइट्राइटोयन, इस तरीके से नाम देते हैं। ITE या ATE को हटाकर O जोड़ देते हैं। कुछ लिगेंड्स ऐसे भी होते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्टूडेंट्स कुछ विशेष लिगेंड है, ये उदासीन वाले हैं, देख लीजिए। कुछ विशेष है तो इसको हम पहले बता रहे हैं, उदासीन में और भी बहुत सारे हैं, ये खत्म नहीं है यहाँ से। आप देख रहे हो NH2 CH2 CH2 NH2, कभी कभी ये सूत्र पूरा लिखा मिलता है लेकिन ये पूरा सूत्र कहीं नहीं आपको मिलेगा। मैं आप पहले से बता रहा हूँ, आपको पेपर में केवल EN लिखा मिला होगा, मिल जाएगा। EN जैसे देखना समझ जाना एथिलीन डाइएमीन है और कुछ नहीं है, ठीक है। इसके बाद C5H5N है तो ये पिरीडीन होता है, PY शॉर्टकट मिलता है। C6H5 का होल थ्राइस P, ये ट्राइफेनिल फास्फीन होता है, फास्फीन PH3 के जैसे है, इस वजह से PH3 बने फास्फीन। तो विशेष नाम है, स्क्रीनशॉट ले लो। उदासीन कुछ लिगेंड्स नाम है, उनको भी हम नोट करा रहे हैं। देखिए उदासीन ये भी है, न्यूट्रल है, H2O एक्वा, NH3 एमीन, CO कार्बोनिल, SO2 आपका सल्फोनिल, CS थायोकार्बोनिल, SO2 सल्फोनिल, CS थायोकार्बोनिल, OH हाइड्रोक्सो, NO नाइट्रोसिल, NO2 नाइट्राइल। ये नाम याद कर लीजिए, इसको नोट कर लें, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लें। कुछ पॉजिटिव लिगेंड्स हैं, धनात्मक लिगेंडों के अंत में IUM जोड़ा जाता है, जैसे NO प्लस नाइट्रोसोनियम, NH4 प्लस अमोनियम, X प्लस हेलोनियम, NO2 प्लस नाइट्रोनियम। ये नाम बहुत कम होते हैं, बीच बीच में कभी मिल जाते हैं, इस वजह से लिख लीजिए इसको। और स्टूडेंट्स इसी बाद में और भी कुछ विशेष चीज़ें हैं, उनको भी हम चर्चा कर लेते हैं, जिसको नोट कर लें। स्टूडेंट्स जैसे Ag नॉर्मल है तो सिल्वर बोलोगे, आयरन बोलोगे, कॉपर बोलोगे, जिंक, गोल्ड, प्लेटिनम। लेकिन ये जब ऋणायनिक लिगेंड में होते हैं तो स्टूडेंट्स इसको Ag को अर्जेंटेट बोलते हैं, Fe को फेरेट बोलते हैं, Cu को क्यूप्रेट बोलते हैं, जिंक को जिंकेट बोलते हैं, Au को आरेट बोलते हैं, Pt को प्लेटिनेट बोलते हैं। समझ गए। आपको बीच में इसकी आवश्यकता पड़ेगी मतलब ऋणायनिक लिगेंड में, निगेटिव लिगेंड में। यदि कोई मेटल एटम किसी एसिड में है तो उसके लास्ट में IC लगाते हैं, एक लगाते हैं। जैसे यहाँ पे H2 है, हाइड्रोजन एक एसिड में आता है, तो यहाँ पे प्लेटिनम का नाम प्लेटिनम नहीं होगा, प्लेटिनिक एसिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लेटिनिक एसिड हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने लिगेंड्स के नाम देख लीजिए, इनको आप लर्न कर लीजिए ताकि IUPAC जब समझाएं तो आपको प्रॉब्लम ना हो। तो स्टूडेंट्स यही तक है, मैं अब सीधा IUPAC में आता हूँ, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक जल्दी से लें। स्टूडेंट्स एक बीच में बात बताना भूल गए थे कि 2 के लिए डाई यूज करता है, लेकिन जब एथिलीन डाइएमीन में ऑलरेडी नाम में डाई ट्राई हो तो फिर डाई दोबारा नहीं लगाना, दोबारा में शब्द यूज करना है। 2 के लिए बिस, 3 के लिए ट्रिस, 4 के लिए टेट्राकिस, 5 के लिए पेंटाकिस, हेक्साकिस, ऐसे आगे भी। अब आते हैं IUPAC में। अब श्री गणेश हो रहा है IUPAC का। स्टूडेंट्स इससे स्टार्टिंग है AgNH3 का होल ट्वाइस प्लस, राइट। अब इसका IUPAC नाम लिखना है तो सबसे पहले देखो नियम समझ लो, केंद्रीय धातु बाद में रखना है। अगर इसके पहले कोई एलिमेंट होता तो उसका नाम लिखते, लेकिन कुछ है नहीं तो नहीं लिखेंगे। ब्रैकेट के पहले कुछ है ही नहीं है। ब्रैकेट सॉल्व करने का तरीका है कि ब्रैकेट में जो पहला एलिमेंट है, एक सेंट्रल मेटल है, उसको अभी यार रोकिए, उसके बाद वाले का नाम बोलिए। उसके बाद वाले को एमीन कहते हैं, लेकिन 2 है तो स्टूडेंट्स 2 के लिए डाई और फिर लिखोगे एमीन। ये एक ऐसा लिगेंड है, ये उदासीन है। जब उदासीन है तो ऐसे तो माइनस वाला होता अर्जेंटेट लिख दे। अब उदासीन है, न्यूट्रल है, तो Ag के लिए शब्द यूज करोगे सिल्वर। और तुरंत तो ऑक्सीडेशन नंबर वैल्यू रखते हैं क्योंकि केंद्रीय धातुकी में सेंट्रल मेटल की रखी जाती है। आप रफ कार्य कहीं पे कर लीजिएगा अलग, तो वहां पे निकाल के आप देख सकते हो। x अब तो मुजवानी रट गई होंगी, लेकिन फिर भी आप कर सकते हो। x + 2 × 0 = +1, x = 1। मैंने बोला था रोमन भाषा में फर्स्ट। अगर यहाँ प्लस माइनस लगा है तो लास्ट में आयन शब्द यूज करते हैं। क्लियर?
2 के लिए डाई, NH3 के लिए एमीन, Ag के लिए सिल्वर, ऑक्सीडेशन निकाला फर्स्ट और इसके लिए आयन। इसकी बारी आई NiCN का होल 4, NiCN का होल 4 बोले तो टेट्रासाइनो। अब स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, आप यहाँ -2 लगा, निगेटिव वाला है तो यहाँ निकिल नहीं होगा, यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या होगा, निकिलेट होगा। और ऑक्सीकरण संख्या जब निकालोगे तो बगल में कर सकते हैं x + 4 × -1 = -2, तो x - 4 = -2, तो x = 4 - 2, x = 2। रोमन भाषा में इसको लिखेंगे सेकेंड, लास्ट में लिखेंगे आयन। ले लीजिए स्क्रीनशॉट जल्दी से। अब स्टूडेंट्स अब एक नहीं 5 IUPAC मैंने लिख दी, 5 IUPAC। अब इन सभी के नाम मैं एक साथ लिखने वाला। देखिए COCl NH3 का होल 5 डबल प्लस, मैंने क्या बोला, सेंट्रल मेटल को रोक के रखिए, बाकी लिगेंड के नाम बोलो। Cl में C से स्पेलिंग, NH3 में A से स्पेलिंग, ABCD अल्फाबेटिक के हिसाब से बोलेंगे तो NH3 पहले आएगा। 5 है तो लिखोगे पेंटा, NH3 है तो क्या लिखोगे एमीन, Cl है तो क्या लिखोगे क्लोरो, CO है तो क्या लिखोगे कोबाल्ट। और ऑक्सीकरण संख्या मुजवानी कर लेते हैं, इसको x मानोगे, Cl -1 NH3 0 होता है = +2, -1 होता है +2, 2 और 1 3, थर्ड लास्ट में क्या लगाओगे आयन। हो गया, इसका नाम लिखना है। सबसे पहले ए वाला लिखोगे तो यहाँ लिखोगे टेट्रा, फिर क्या लिखोगे एमीन, फिर क्या लिखोगे डाई, फिर क्या लिखोगे Cl के लिए क्लोरो, CO के लिए स्टूडेंट्स क्या लिखोगे कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन नंबर इसका 0, इसका 2, -2 उधर गया, +2, 2 और 1 3, लास्ट में क्या लिखोगे थर्ड आयन। इसमें आओ माइनस वाले में तो पहले लिखोगे हेक्सा, Cl के लिए क्या लिखोगे स्टूडेंट्स क्लोरो। अब आपने ध्यान दिया यहाँ माइनस लगा है, 8 वाला आ गया, प्लैटिनम होता लेकिन यहाँ प्लैटिनम नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे प्लैटिनेट। ऑक्सीकरण संख्या निकालो, मुजवानी चाहे कर लो -1 हो तो x - 6 = -6, -6 +6 तो 4 आ गया, तो यहाँ पे आएगा फोर्थ आयन। नीचे देखिए EN आ गया, देखो जो मैं आपसे बोल रहा था, EN माने एथिलीन डाइएमीन, लेकिन 2 है तो 20 लगेगा। सबसे पहले लिखिए 20, फिर लिखोगे एथिलीन डाइएमीन, फिर निकिल है तो निकिल लिखोगे। ऑक्सीकरण संख्या मुजवानी EN की 0 होती है, +2 है तो हो जाएगा सेकेंड, लास्ट में आयन। इसका लिखोगे यहाँ पे 2 के लिए 3 के लिए ट्रेस, फिर क्या लिखोगे एथिलीन डाइएमीन, CO के लिए लिखोगे कोबाल्ट। और ऑक्सीकरण संख्या इसकी EN की 0 होती है, 3 × 0 तो थर्ड आयन आ जाएगा, थर्ड आयन। नोट कर लीजिए, बाकी एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं, जल्दी से नोट करें। अब स्टूडेंट देखिए आपके सामने लगभग 8 एग्जाम्पल हैं। FeCN का होल 6 -4 है, कोई बात नहीं, 6 के लिए आप हेक्सा लिखिए, Cn के लिए आप लोग साइनो लिखिए। अब माइनस वाला है तो Fe के लिए आप लोग लिखेंगे फेरेट, वैसे नॉर्मली आयरन लिख देते हैं। ऑक्सीकरण संख्या निकालोगे तो x - 6 = -4, -6 उधर गया +6, 6 में 4 घटाएंगे तो कितना आएगा सेकेंड, लास्ट में आयन। यहाँ पे भी माइनस लगा है, नीचे वाले में भी FeH2O का होल ट्वाइस Cl4- राइट। अब देखिए निगेटिव आयन वाला है तो सबसे पहले एक्वा बोलोगे, जल को यहाँ H2O को एक्वा बोलते हैं तो डाई एक्वा। फिर 4 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे टेट्राक्लोरो, फिर क्या लिखेंगे Fe के लिए क्या लिखेंगे यहाँ पे फेरेट। ऑक्सीकरण संख्या इसका 0, इसका 4, -4 उधर +4 तो क्या आएगा थर्ड, लास्ट में क्या लिखेंगे आयन। इसमें आते हैं K3 हो, K4 हो, K5, K6 संख्या कितनी भी हो, नॉर्मल नाम पोटेशियम लिखोगे, ट्राई पोटेशियम नहीं लिखोगे, ब्रैकेट में लिखते हैं। Fe को बाद में हेक्सा क्या लिखेंगे हेक्सा, Cn को क्या लिखेंगे साइनो। यहाँ Fe निगेटिव आयंस वाला है तो इसलिए Fe को यहाँ पे फेरेट बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो फेरेट। और ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो इसका 3 आएगा, इसका -6 आएगा, -6 और +3 का मतलब हुआ थर्ड। अब चौथे नंबर का देखें तो सेम ऊपर वाले की तरीके से, यहाँ 3 था यहाँ 4 है तो क्या लिखोगे पोटेशियम, फिर क्या लिखोगे हेक्सा, फिर क्या लिखोगे साइनो, फिर क्या लिखोगे फेरेट। फिर इसके बाद स्टूडेंट्स क्या लिखोगे, 6 में अगर 4 घटाएंगे तो कितना आएगा सेकेंड। नाम मिलाइएगा, अगर कोई गलती हो तो बताइएगा। इसमें देखो AgCN का होल ट्वाइस -1, 2 के लिए स्टूडेंट्स क्या लिखोगे डाई, Cn के लिए क्या लिखोगे साइनो। Ag है माइनस वाला है तो अर्जेंटेट, बिना सोचे समझे अर्जेंटेट लिखिए। ऑक्सीकरण संख्या इसकी -2 उधर गया +2, 2 में 1 घटाएंगे तो एक ही आएगा फर्स्ट आयन। इसमें देखिए कोई आयन का झाम ताम नहीं है, NH3 का होल 6 है तो 6 को बोलते हैं हेक्सा, NH3 के लिए क्या बोलेंगे एमीन। CO के लिए स्टूडेंट्स क्या बोलेंगे कोबाल्ट। ऑक्सीकरण संख्या निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स, इसको x, इसको 0, इसका 3, -3 थर्ड आएगा, लास्ट में संख्या कितनी हो नॉर्मल नाम लिखना है क्लोराइड, ट्राई क्लोराइड मत लिखिएगा, ध्यान रखिए इस बात को। नीचे वाले में हेक्सा H2O के लिए स्टूडेंट्स क्या लिखते हैं एक्वा। Cr के लिए यहाँ पे क्या लिखेंगे क्रोमियम।
ऑक्सीकरण संख्या इसकी 0 हो जाए क्योंकि जल की 0 होती है, Cl की -1 तो हो जाएगा थर्ड। लास्ट में नॉर्मल नाम लिखते हैं, क्या लिखेंगे? क्लोराइड। ब्रैकेट के अंदर यही Cl हो तो क्लोरो हो जाएगा, ब्रैकेट के बाहर तो नॉर्मल नाम। देखो यहाँ पे Cl H2O का होल 4 है, सबसे पहले H2O को लिखेंगे क्योंकि H2O को एक्वा बोलते थे, ABCD में ये पहले आता है। फिर 2 में हम लिखेंगे डाइक्लोरो। फिर इसके बाद Cr के लिए स्टूडेंट्स लिखेंगे क्रोमियम। ऑक्सीकरण संख्या निकालिए, इसका 0 -2 -1 3 थर्ड। और लास्ट में स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे? क्लोराइड। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि मैंने बड़े आसानी से ऑक्सीकरण संख्या निकाल लिया है। मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल आपको करवा दिए हैं। अब मैं कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के डाल दूंगा इसी यूट्यूब चैनल पर, तो वहाँ से प्रैक्टिस करिएगा। यदि किसी भी स्टूडेंट्स को मेरी पढ़ाई हुई यूपीएससी ना समझ में आए तो जरूर बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। मिलते हैं अन्य उपयोगी वीडियो के साथ में। बताइएगा कि आपको कौन सा टॉपिक कठिन लग रहा है, मैं उसी टॉपिक का वीडियो बनाकर डाल दूंगा। अनसार्ट की क्लास अब रेगुलर चलेगी, आपको कल से ही अनसार्ट क्लास मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, थैंक यू।